हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस जोन के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सामान्य ज्ञान से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? डॉक्टर एस राजू, जनार्दन प्रसाद, मनोज, सोनी, प्रवीण। इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो है भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के कार्यभार को संभाला। श्री जनार्दन प्रसाद का जो 1 जून 2003 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 52वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार को संभाला था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। किस खोज बेरोजगारी के रूप में, मतलब किसे खोज बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? और यह तब होता है जब श्रमिक अपनी नौकरी को खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। क्या कहते हैं? घर्षण बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। पेंगुइन द्वारा प्रकाशित होने वाली लेखक अभय की नई पुस्तक का नाम क्या है? पेंगुइन जो है एक पुस्तक को प्रकाशन करने वाली एक संस्था है जिसका पूरा नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया। अभय जो थे एक कवि थे, जो राजनीतिक कवि थे। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है उसके पुस्तक का जो नाम था वो है नालंदा। क्या नाम है उसके पुस्तक का नाम? नालंदा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? जैसा कि सबको पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अपना एक मौलिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस वर्ष महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में किसान का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह किया था और वो जो वर्ष था 1918। कौन सा वर्ष था? 1918। इसमें हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में खेरा गुजरात के किसानों का समर्थन करने के लिए खेरा सत्याग्रह का आयोजन किया। जनवरी 1915 में जब गांधी जी जो है भारत लौट के आए हुए थे तो उनकी पहली उपलब्धि थी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उनके साथ इसे मिली थी। और 1918 में जस्ट उसके बाद 1918 के वर्ष में खेरा गंभीर सूखे की चपेट में आ गया था। राजस्व के नियमों के अनुसार यदि पैदावार किसानों की समय जो सामान्य उपज तुलना में 1/4 से भी कम है तब उन्हें छूट मिल सकती थी, लेकिन उनकी अपील को सरकार द्वारा क्या हो गया? उपेक्षित कर दिया गया था, जिस कारण से गांधी जी को सामने आना पड़ा और इस सत्याग्रह का आयोजन करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? सबसे पहले हम बता दें आपको कि भारत में स्थित जो हड़प्पा स्थल है वो है चनहुद्रो। क्या है? चनहुद्रो जो भारत में नहीं है। तो आखिर में है ये कहाँ पे? तो चनहुद्रो जो है मुगल संघ पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला नाम है धौलावीरा। धौलावीरा जो है हमारे भारत में है, कच्छ में, जो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में है जो कि राजस्थान में स्थित है। और आलमगीरपुर जो है मेरठ जिला के उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा और भी है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, बनावली है। बाकी सारा जो है हमारे भारत में ही स्थित, लेकिन बस एक चनहुद्रो है जो कि हमारे भारत में नहीं बल्कि कहाँ है? वो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया था? तो आपको हम बता देते हैं पहले इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण था, जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महात्मा गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था, भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जो जाना जाता है। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था, जिसमें कि क्या था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में यह बिहार में एक किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर। मीनांडर जिस पवित्र व्यक्ति
ऐसे मिनांडर किस पवित्र व्यक्ति नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था? मिनांडर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भारतीय यूनानी शासक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारतीय यूनानी शासक। अब हम समझते हैं कि पहले मिनांडर क्या था। तो मिनांडर जो है एक संस्था का नाम है, संस्था ने एक इंसान का नाम है। भारत पर शासन करने वाला सबसे प्रसिद्ध था, जो इंडो ग्रीक शासक था, उसका नाम मिनांडर। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर उसका नाम था। अपने न्याय और अपनी प्रजा के बीच में जो है लोकप्रियता के लिए वो बहुत प्रचलित थे। ठीक है। और मिनांडर का एक भारतीय यूनानी राजा था, जिसको कि हम लोग नागसेन ने क्या किया, उसका बौद्ध धर्म में उसको परिवर्तित कर दिया गया था। जो नागसेन थे उसको क्या किया, बौद्ध धर्म में उसको परिवर्तित कर दिए थे। वो भारतीय यूनानी के शासक थे। अगला क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग 9 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से है। निम्नलिखित में से किसे मानव द्वारा पचाया नहीं जाता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे रोमंथी जंतुओं द्वारा पचाया जा सकता है, ना कि मानवों के द्वारा। रोमंथी जंतु क्या होती है? तो रोमंथो जंतुओं में जो है एक बहुत बड़ी थैली जैसी संरचना होती है, जिसे प्रथम आमाशय या फिर रुमेन कहा जाता है, जो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। भोजन का सेल्यूलोज कुछ ऐसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा पचता है जो मानव में मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी? तो आपको हम बता दें कि अन्न योजना की शुरुआत जो है भारत में जो है सरकार के द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए शुरुआत किया गया था। किससे शुरुआत किया गया था? गरीबी से लड़ने के लिए। तो अब ये होता क्या है भाई? तो अन्योदय अन्न योजना है AAY, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू की गई थी। वर्तमान में जो है यह 2013 में के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के एक हिस्सा के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि AAY के तहत जो है, मतलब अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है एक परिवार में 35 किलोग्राम तक प्रति परिवार खाद्यान्न के लिए पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? तो ज्योतिबा फूले भाई किससे संबंधित थे? तो ज्योतिबा फूले जो है हमारे जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। किसे थे? जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बहुत महान नागरिक थे। 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी हम लोग जानते थे। यह जो थे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक थे, जाति विरोधी और समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे और महाराष्ट्र के लेखक भी थे, है ना। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ जो है आंदोलन का नेतृत्व किया और इस तरह जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े। उन्होंने जो है ब्राह्मणों को वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह किया और किसानों और अन्य नियम जाति के लोगों को अधिकारों के लिए संघर्ष किया। और उनका जो है एक बहुत बड़ा योगदान था सामाजिक कार्यों में, जिस कारण से ज्योतिबा फूले को जो है सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 12 नंबर। महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपको हम बता दें, सबसे पहले महान भारतीय ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, जिसको हम लोग जो है जानते हैं थार रेगिस्तान के नाम से, जो कि राजस्थान में स्थित है। लेकिन यहाँ पूछा है किस भाग में है, तो हमको बताना है उत्तर पश्चिम में है या उत्तर पूर्वी में, दक्षिणी में या पूर्वी में। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत का जो है ये महान मरुस्थलीय है, जिसको हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह दुनिया के गर्म रेगिस्तानों में से एक है। इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। यह दुनिया का जो है 17वां जो है सर्वाधिक बृहत मरुस्थल और 9वां सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य ताप का सामान्य अभाव और बहुत कम तापमान रहता है? मतलब किस जगह पे जो है सूर्य का तापमान बहुत ही कम रहता है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? तुंद्रा जलवायु। क्या हो जाएगा? तुंद्रा जलवायु में जो है वहां पे, तुंद्रा ऐसे नहीं, जो टुंड्रा बोलते हैं हम लोग, टुंड्रा जलवायु कोपन वर्गीकरण का प्रमुख जलवायु प्रकार होता है। इसका विशेषता जो है
अर्ध हिमकरण के साथ निम्न वार्षिक तापमान सीमा और मध्यम कम वर्षा है। और एक टुंड्रा जो जलवायु की विशेषता है कि यह कम से कम 1 महीने ऐसा होता है जिसमें कि औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और ठंडे वातावरण में पानी का वाष्प दाब कम होने के कारण वर्षा और हिमपात आमतौर पर बहुत कम होता है। टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र में आमतौर पर वृक्षहीन होते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह नहीं दिखाई देते हैं और वहाँ पे कुछ वनस्पति वगैरह मिलती है जैसे कि लाइकेन हो गया, बौनी झाड़ियाँ और सेज और घास कम उगने वाले काई और कुछ फूल वाले पौधे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 14 नंबर, काकरापार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार आपका जो है भारत का कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? काकरापार जो है आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में नहीं, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ है काकरापार जो है, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। जी हाँ, गुजरात में। और गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा के 700, यहाँ पे जो कितना है 700 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन होता है। आगे चलेंगे हम लोग, इसको हम लोग अपने हिसाब से कहते हैं रिएक्टर का एक परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र, जो कि इसका हृदय होता है जहाँ से कि हम लोग को ऊर्जा मिलता है। वो एक जैसे कि हम लोग के मनुष्य के शरीर में हृदय पूरे बॉडी को फंक्शनिंग करता है, उसका दिमाग को फंक्शनिंग करता है, वैसे ही परमाणु ऊर्जा का जो हृदय होता है परमाणु स्टेशन। आगे करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या बताता है? भारत का संविधान जो है बताता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15%। कितना हो जाएगा? 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है जब 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था कि उसमें कहा गया था कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कौन सा प्राकृतिक पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपका हल्दिया, मोरमुगाओ, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोरमुगाओ। क्या हो जाएगा? मोरमुगाओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मोरमुगाओ जो है कहाँ स्थित है? तो भाई ये बता दें आपको, हम गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह भारत का प्राकृतिक और सबसे पुराना पत्तन है। प्राकृतिक और सबसे पुराना पत्तन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, तक्षशिला का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तक्षशिला का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? ऑप्शन है आपके सामने, चाणक्य है, फाहियान है, अल्बेरोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दें, तक्षशिला का संबंध सीधा जो है हमारे किससे है? चाणक्य से। किससे संबंधित है? चाणक्य से संबंध रखता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चाणक्य जी, चाणक्य। अभी तक्षशिला पहले हम बता दें आपको तक्षशिला है क्या। तो तक्षशिला जो है शिक्षा का एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र था और जिसमें कि ये जो है आपका चाणक्य के संबंध के कारण से बहुत अधिक प्रचलित था। और चाणक्य जो है एक शिक्षक थे, अर्थशास्त्र और प्रसिद्ध ग्रंथ भी थे उनके द्वारा लिखा गया था। और उनको जो है जो कि तक्षशिला की रचना उसने किया था। ये एक शाही सलाहकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोक संविधान के निम्नांकित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा चीजें हैं जो संविधान में हम भारत के लोग से स्टार्ट करते हैं? ये किससे जुड़ा हुआ है? पंथ निरपेक्षता से, या संप्रभु राष्ट्र से, या द्वंद्वात्मक वाद से, स्वतंत्र न्यायपालिका से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभु राज्य से जुड़ा हुआ है। संप्रभु राज्य, इसमें कि हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के लोग सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के आधार हैं। और इसको हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग, निम्न में से किन स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है जगह है वो क्या है? अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन, जहां पे क्या है? सबसे अधिक वर्षा होती है। ये वर्षा होने के पीछे ये कारण है कि भूमध्य रेखा के 35 डिग्री से जो है 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के सबसे पूर्वी तटों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी कारण से जो है अमेजन बेसिन में क्या होता है? सबसे ज्यादा वर्षा
होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। और विलियम बेंटिक जो है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, चार्टर एक्ट के बाद 1833 में, मतलब पहला बना था 1833 के बाद जब चार्टर एक्ट आया था। और 1828 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लॉर्ड बेंटिक जो था, मतलब लॉर्ड बेंटिक और विलियम बेंटिक दोनों अलग, लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों एक ही नाम है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत में सती प्रथा, इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को भारत में समाप्त किया था और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। चिनूक क्या है? चिनूक जो है एक प्रकार का पवन है, हवा जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चिनूक पवन बहती किधर है? तो जब हम आपको बता देते हैं कि चिनूक जो है एक प्रकार का गर्म पवन है, बस आप ये भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इसमें गर्म पवन दिया रहेगा तब, अगर पूछ लेगा कि कौन से जगह है, उत्तर अमेरिका, पश्चिम एशिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तो हम आपको बता दें कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में यह जो है पवन क्या होती है? चलती है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हम लोग करेंगे 22 नंबर। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था वो आर्यभट्ट, जो एक गणितज्ञ और खगोलविद थे, उनके नामों पे रखा गया था। और इसे जो है इसरो के द्वारा बनाया गया था, है ना। और जो है हम बता दें थोड़ी बातें इसरो के बारे में बात कर लें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष संस्था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जो विकास करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलोर में। और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? श्री एस सोमनाथ। श्री एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। किसके द्वारा, है ना, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च और निम्न ज्वार आते हैं? तो उच्च और निम्न ज्वार पहले समझते हैं हम इसको। ज्वार जो है आने का पीछे क्या कारण? जब समुद्र में जो है लहर उठता है जिसको हम लोग ज्वार या भाटा बोलते हैं, तो ये जो है किससे आता है? तो ये आता है आपका केवल चांद से। किससे आता है? केवल चांद से, है ना। चांद से क्यों होता है? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कुछ ऐसा उत्पन्न करता है जिससे कि ज्वारीय हम लोग बल कहते हैं और इसी कारण से ज्वारीय उच्च और निम्न ज्वार आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप का है और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं अभी आएगा तो आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए जमशेदपुर जो है हमारे पश्चिम बंगाल से अपना जो है वो नहीं है उधर। भागलपुर और समस्तीपुर जो है बिल्कुल भी नहीं है पश्चिम बंगाल से जो साझा करता है। पूर्णिया और मानभूम ये हो सकता है, लेकिन राजगीर जो है पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया और मानभूम। तो पूर्णिया और मानभूम जो है ऐसा जगह था जो कि 1 नवंबर को एक ऐसा अधिनियम लागू हुआ जिसमें कि जो है इनके कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। थोड़ी और जानकारी ले लीजिए। भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था जो कि उत्तराखंड में है और जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। मतलब ये क्या है? पहला जो है यही है जिम कॉर्बेट, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान के जो है 1970 तक भारत में केवल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत ने संरक्षण निर्भर प्रजाति के प्राकृतिक वशों में सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण को अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है?
तो इसमें जो ऑप्शन है मोपला विद्रोह 1921, पैको का विद्रोह 1817, गोंड विद्रोह 1941 और अगला है क्या सिपाही विद्रोह 1857। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हम आपको बता दें पहले कि इसका सही आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857। अब ये हुआ क्या था, इसके पीछे थोड़ी कहानी हम जानते हैं। बेगम हजरत महल जो है नवाब वजीद अली शाह की दूसरी पत्नी थी और बेगम हजरत महल 1857 के सिपाही विद्रोह से जो है संबंध रखता है। उन्होंने 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और हजरत महल ने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी के साथ भी काम किया था। और जो है साथ में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो बात देने वाली ध्यान देने वाली बात क्या है कि लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसमें नेता जो है बेगम हजरत थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है। पाथवे द गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे द गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें, पाथवे द गॉड पुस्तक के लेखक जो है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी जो थे उसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है मूल रूप से 1971 में भारत प्रकाशित हुआ था। ये पुस्तक जो है 1971 में भारत में प्रकाशित हुआ था, जिसको कि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भारत के पिता के रूप में जानते हैं। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गई थी और ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो हम समझेंगे। ऑप्शन है हमारे पास, ए में है मुंबई उच्च न्यायालय, बी में है मद्रास उच्च न्यायालय, सी में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी में है कोलकाता उच्च न्यायालय। आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं सबसे पहले कि जो इसका आंसर है वो क्या है, कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय। अब स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 14 अगस्त को 1862 ईस्वी में हुआ था, 14 अगस्त 1862 में। और मद्रास उच्च न्यायालय भी सेम उसी वर्ष में हुआ था 15 अगस्त को, मतलब एक दिन के बाद 15 अगस्त 1862 में मद्रास की हुई थी। और इलाहाबाद की जो है 17 मार्च 1866 ईस्वी में 1866 में हुआ था। और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत मतलब क्या है कि यात्रा के दौरान, वृत्तांत मतलब दौरान, यात्रा के दौरान रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान के द्वारा लिखा गया था। और फाहियान कौन थे? तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जो अपनी यात्रा का वर्णन किया था जिसमें, और वो 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहे, जहां उन्होंने जो है संस्कृत को सीखा और जो है विनायक नियम की रचना की थी। तो सवाल अभी आ सकता है कि विनायक नियम की रचना किसने किया? तो फाहियान ने किया था। अगला आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ में सीमा साझा की है? भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 राज्यों ने। कितने राज्यों ने सीमा साझा की है? 5 राज्यों ने। भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? 5 राज्यों ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद था कि आज जो है आपका ये सेट जो है यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। हम आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस वीडियोस को देखा और बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।